सूर्या नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया? हाँ, आगे आ जाओ आगे। फोन रख देना, फोन अंदर रख लेना। ये सब पीछे बैठे हुए, आगे आओ। दोनों इतने से आते हो भी पीछे आके बैठ जाते हैं। हाँ? ये एक दूसरे सर आ रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? कुछ तो लिखा होगा। आनंद सर से नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? तो बढ़िया है ना, अच्छी बात है, कम से कम। अच्छा, मेरे जैसे नहीं कि खुद ही 10 मिनट लेट आए। ये तो पी ब्लॉक है, वो कोऑर्डिनेशन किधर है? लिखने नहीं देते हो? लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। पढ़ाया तो ठीक है यार, जितना दिख रहा है। ठीक तो है बे। क्या नहीं समझ में आया इसमें सब तो? कोई बात। अरे ठीक है बे। तो सॉल्वेंट के बारे में बता दिया था ना लास्ट, जो मैंने पढ़ाया था वो मुझे याद आ रहा है कि उसमें सॉल्वेंट बताया था कि ये। ठीक। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बता दिया था। अ, उसमें मैंने बताया था कि 3 टाइप, वैसे तो देखो 4 टाइप के सॉल्वेंट होंगे, लेकिन हम लोग कितने टाइप के सॉल्वेंट के बारे में खाली पढ़ते हैं? 3 टाइप के। एक होता है पोलर, प्रोटिक। मैं लिखना भी भूल गया हूँ। पोलर प्रोटिक मतलब जैसे वाटर है, ये पोलर भी है और क्या भी है, प्रोटिक भी। उसके बाद आता है पोलर एप्रोटिक, जैसे एसीटोन है। और ऐसे ही बहुत सारे लिखवाए होंगे मैंने। ये पोलर है लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको एप्रोटिक बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर में नॉन पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर एप्रोटिक दोनों मिला के एक साथ ही बोलते हैं नॉन पोलर, जैसे CS2 हो गया, CCl4 हो गया। ये सब सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर सॉल्वेंट अपन चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, वो अपन सीखेंगे। ठीक है। जैसे लिखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सॉल्वेंट अगर ऐसे लेते हैं तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जानते हो ना क्या होता है? एसएन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाया होगा, उसको ओपन करो सभी लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन, उसमें क्या लिखवाया है कि इन
एसएन रिएक्शन अ बेटर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज रिप्लेस अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये लिखवाया ना, खोज ही नहीं पा रहे हैं। मिला कि नहीं मिला? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे लिखवाया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड में जहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी लिखवाई है वहीं उसके जस्ट नीचे लिखवाया होगा, जब ये लिविंग टेंडेंसी पढ़ा रहे थे। और पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पे? मिला? तो लोग मेरे भी नोट्स नहीं बनाते क्या? पढ़ के बता क्या लिखा है एसएन रिएक्शन, वही तो कह रहे हैं। खोज, अभी अपनी कॉपी में नहीं खोज पा रहा। बैठ जा बैठ जा, ये सब भी पीछे ही आगे बैठ रहे हैं। आगे आगे आगे। तो लोग दूसरी क्लास में आ रहे हो सीधा? तीसरी क्लास मेरी नहीं है, ठीक। तो लीविंग टेंडेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो लिविंग टेंडेंसी क्या होगी भाई? कम। ये बताया ना, लिविंग टेंडेंसी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम है लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल है ना। जैसे कि अगर अलग अलग टाइप के अलग अलग फैमिली के न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि अलग अलग ब्रीड के कुत्ते, तो उनके जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब स्ट्रांग कुत्ता होगा तो ज़्यादा दौड़ा के काटेगा, जल्दी दौड़ा के काटेगा, और कमज़ोर कुत्ता होगा तो उसके काटने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। पर अगर सेम ब्रीड के कुत्ते हैं तो जो छोटा कुत्ता होगा वो जल्दी दौड़ा के काटेगा, और जो बड़ा कुत्ता होगा वो थोड़ा आलसी रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, आई होप कि तुम्हें इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा कम काटेगा, ठीक है। पर इसमें आता है सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान ले कि कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, कोई भी एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो कि पोलर प्रोटिक फर्स्ट टाइप वाला। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है? पोलर भी होगा और इसमें एक हाइड्रोजन भी होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दिख रहा है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस? हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस पढ़ाया होगा मैंने कई बार। हाँ, तो इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल सॉल्वेंट है। अगर पानी रहता तो हाइड्रेशन बोलते हैं, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेशन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है इसको ये ऐसे पकड़ लेता है, तो ठीक है। ढेर सारे ऐसे ही अगर सॉल्वेंट हो तो क्या करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल? इसको ऐसे न्यूक्लियोफाइल को ऐसा पकड़ लेते हैं, हाइड्रोजन के साइड से ऐसा पकड़ लिया, ठीक है। अब मान ले कि एक न्यूक्लियोफाइल है, दो न्यूक्लियोफाइल है ऐसे, एक जो थोड़ा कमजोर न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसमें सॉल्वेशन एक का बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सॉल्वेशन स्ट्रांग होने का मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये क्या है? बहुत ही स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। तो इसमें से किसके न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? अगर मैं ऐसे पूछता हूँ तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टेटमेंट होगा, तुम्हें समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम लोग अनसाइंटिफिक इंसान हो, है ना। तो मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बात करता हूँ। दो कुत्ते हैं, दोनों को रस्सी से बांध रखा, ठीक है। एक को मजबूत रस्सी से बांध रखा है, एक को कमजोर रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। अगर पास से कोई जाता है,
किस केस में उस कुत्ते के काटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जब मजबूत रस्सी से बांधे होंगे। कहीं कौन बोल रहा है? ये तो इनह्यूमन भी लग रहा है, ये तो नॉन साइंटिफिक होने के साथ साथ। अरे कमजोर रस्सी से बांधे रहेंगे तो वो हो सकता है कि रस्सी तोड़ के जाके काट ले, और अगर मजबूत रस्सी से बांधे रहेंगे तो नहीं काटेगा। समझ में आ रही बात? काटने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बे? कम हो जाएगी। तो सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा, काटने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी? कम हो। ठीक है? और सॉल्वेशन कब होगा बे? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो जब भी कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है, तो ऐसे में वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को उसको कम कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि ऐसे पकड़ लिया, अब पकड़ लेगा तो नहीं काट पाएगा, कैसे काटेगा? ठीक है? जितना ही अब मान ले कि दो दो न्यूक्लियोफाइल है, मान ले F माइनस और Cl माइनस, यहीं पे हटा कर। एक बात बता, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग लग रहा है तुझे? F माइनस वाला या Cl माइनस का सॉल्वेंट के साथ? F माइनस का सॉल्वेंट के साथ जो बनने वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। देखो कम लोग हो ना, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा शांत क्लास में पढ़ाने की आदत नहीं है। ऐसा बोलते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है या Cl माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है? अब ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है? H बोल रहे हैं, उसके आगे वाला नहीं बोल रहे हैं। HF की HCl पे? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? F माइनस, है ना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। पढ़ाया कभी? तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? F। इन दोनों कुत्तों में से कौन स्ट्रॉन्ग कुत्ता है? F माइनस। अगर फ्री रहते तो कौन जल्दी दौड़ा के काटता? F माइनस दौड़ा के काटता। लेकिन अब पानी में डाल दिया या किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल दिया जिसमें कि बस जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया, तो जो स्ट्रॉन्ग कुत्ता होगा उसको ज्यादा मजबूत रस्सी से पकड़ेगा सॉल्वेंट, और जो कमजोर कुत्ता होगा उसको कमजोर रस्सी से पकड़ेगा। तो अब बता किसके काटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? Cl माइनस के काटने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? F माइनस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सब अलग अलग उसके हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? F माइनस। ये मैंने पढ़ाया हुआ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? पर ये कब होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे ही प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो ये जो ऑर्डर होगा ये जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। I माइनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, Br माइनस, फिर Cl माइनस, और फिर F माइनस क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? छापो। क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में लिखो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ each nucleophile decreases, each nucleophile decreases। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चाहे किसी भी न्यूक्लियोफाइल को डालेंगे तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? घटेगी। इनडायरेक्टली कुत्ते को अगर बांधेंगे रस्सी से तो उसके काटने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। पर अब जो स्ट्रांग कुत्ता होगा उसको ज़्यादा मजबूत रस्सी से बांधेंगे, जो कमज़ोर कुत्ता होगा उसको किसके बांधेंगे भाई? कमज़ोर रस्सी से बांधेंगे, तो किसके काटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी? कमज़ोर वाले की बढ़ जाएगी। ठीक है? लिखो, ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू सॉल्वेशन nucleophilicity of strong bases
decrease more than nucleophilicity of weak base. अगर स्ट्रांग बेस होगा उसको पानी में डालेंगे या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाए, ठीक है, और ज़्यादा घटेगा, और कमज़ोर होगा उसका भी घटेगा पर थोड़ा कम घटेगा, ठीक है। ये ऑर्डर आता है और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है। एसीटोन में इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, और पानी में इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल में इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हर बार पूछता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ध्यान से फॉलो करना। इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, F माइनस की या CH3 माइनस की? नहीं बोलते हैं कुछ भी, है ना। तो तुमको अगर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, मैंने हर बार कहा है कि तुम क्या बना लो, कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड इसका क्या होगा, मीथेन, इसका अमोनिया, इसका पानी, और इसका HF। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अरे कौन है बे? HF। तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा? F माइनस, दिख रहा है ना। और सबसे वीक एसिड कौन सा है? ये CH4, है ना। तो CH4 अगर सबसे वीक एसिड है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? CH3 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? यही आएगा, दिख रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? एग्जैक्टली यही हो, ठीक है। ये कब होगा? जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तब। पर मान ले कि मैं पानी ले लेता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पानी लूंगा तो F माइनस पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? F माइनस पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई? एक्वस F माइनस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस में? हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस? हाइड्रेशन, ठीक है। पानी डाले हैं, पानी डाले हैं। हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस? हाइड्रेशन। F माइनस के पास ये पानी का H, इसको ऐसा बॉन्ड बना लेगा, और ये हर साइड से बॉन्ड बनाएगा, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। OH माइनस में पानी डालोगे तो क्या बनेगा? OH माइनस एक्वस, ऐसे ही OH माइनस रहता है, ये भी पानी के साथ ऐसे बॉन्ड बना के। हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस में? हाइड्रेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस? हाइड्रेशन, दिख रहा है, फॉलो करना। पर NH2 माइनस को अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? NH2 माइनस एक्वस। ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या बनता है? अमोनिया और OH माइनस, दिख रहा है। और यहाँ रिएक्शन क्यों हो जाती है? यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ, यहाँ हाइड्रोलिसिस क्यों हो रही है बे? क्योंकि वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक एसिड है मान ले, और ये बेस है, और इसमें ये बेस है, ये एसिड है, और ये बेस है। बता, पानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अमोनिया? पानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया वीक एसिड है।
तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा या NH2 माइनस? NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये क्या होगा? वीक बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वीक एसिड वीक बेस। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इस जगह पे इसलिए NH2 माइनस को पानी में डालते हैं ना, तो हाइड्रेशन नहीं होता, हाइड्रोलिसिस हो जाती। लेकिन F माइनस को पानी में डालते हैं तो यहाँ देख ये भी एसिड है, ये बेस है, और यहाँ पर मान ले कि मैं HF बना देता हूँ, मान ले कि HF बना ही दिया मैंने, चेक कर ले। तो ये क्या है? एसिड और ये बेस। H2O स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HF? अरे बोल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये क्या बनेगा? एक वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। दिख रहा है? तो क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? यहाँ रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ हाइड्रोलिसिस ना होके क्या बन जाता है? हाइड्रेशन होगा। ठीक है? तो कहाँ हाइड्रेशन होता है, कहाँ हाइड्रोलिसिस होती है, समझ में आता है? यहाँ देख, इसमें पानी डाल, क्या बनेगा? मीथेन और OH माइनस। दिख रहा है? यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। तो दो जगह हाइड्रेशन हुआ, दो जगह क्या हुई बे? हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूं इन सब के बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी की, इनसाइड वाटर, पानी में इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो? तो पानी में क्या ये जो CH3 है, ये तुमने कभी रिएक्शन पढ़ा है? CH3 MgX प्लस H2O इज इक्वल टू CH4 प्लस MgOHX। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बे? ये रिएक्शन होने की वजह से ये मीथेन बन जाता है। ठीक है? एक बात बता, क्या यहाँ पे CH3 है कि नहीं है बे पानी में डालने से? पानी में डालेंगे तो CH3 बचा कि नहीं बचा? CH3 बचा ही नहीं, गायब होके क्या बन गया? CH4। अब क्या CH4 अटैक करेगा? CH4 अटैक ही नहीं करता, CH4 कोई बेस ही नहीं है। तो जब वो बेस ही नहीं है तो अटैक ही नहीं करेगा, तो काटने की टेंडेंसी क्या हो गई? एकदम से गायब हो। ठीक है? अमोनिया क्या कर रहा है? NH2 माइनस का, NH2 माइनस क्या वहां बचा पानी में कि नहीं बचा बे? NH2 माइनस भी पानी में नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा? अमोनिया। अमोनिया बेस है, पर अमोनिया ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा कि OH माइनस ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा? OH माइनस। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग तरीके से काटेगा? OH माइनस। ठीक है? इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट गया, इसका बेसिक, अब ये बचा। तो इस इन सब में सबसे स्ट्रांग बेस यहाँ पे कौन सा है? देख के बता। है तो CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH, फिर F माइनस, पर पानी में बचा कौन बे जो सबसे स्ट्रांग बेस है? OH माइनस। तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन अटैक करेगा? OH माइनस। फिर कौन अटैक करेगा? F माइनस। फिर कौन अटैक करेगा? ये है ही नहीं, है ना? तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और सबसे कम किसका हो जाएगा बे? CH3 माइनस का, क्योंकि वो गायब होगी। समझ में आ रही है बात? और ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी में OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि पानी मिला रहे हैं, तो वो OH माइनस से जो स्ट्रांग बेस है उसको रिएक्ट करके खा जा रहा है, और इसको भी खा जा रहा है, और जो उससे वीक है उसको छोड़ दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे स्ट्रांग बेस कौन बच जा रहा है? OH माइनस। और OH माइनस अगर ध्यान से देखोगे तो वाटर का ही कंजुगेट बेस है ना बे? मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा बेस, सॉरी, एक ऐसा बेस जो अपने ही कंजुगेट एसिड के सॉल्वेंट में हो, ध्यान से सुनना, अपने ही एसिड कंजुगेट एसिड के सॉल्वेंट में होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब ये स्टेटमेंट बहुत साइंटिफिक है, तो मैं इसको तुम्हारी लैंग्वेज में बताता हूं, है ना? कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, सुना है कभी तुम लोगों ने? OH माइनस ये सारे कुत्ते, ठीक है? 4 कुत्ते लिए हम, ठीक है? और सॉल्वेंट क्या लिया बे? पानी। और पानी किसका घर है? OH माइनस। तो सबसे स्ट्रांग कौन सा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा? OH माइनस, क्योंकि जो उससे स्ट्रांग वाले हैं उसको पानी खा जाएगा, और जो वीक वाला है उसको छोड़ देगा। तो वीक वाला तो वीक है ही, और जो स्ट्रांग वाले थे वो गायब हो गए। तो सबसे स्ट्रांग कौन बचा? चाचा विधायक है इसके, वही वाला है।
पर यही चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं अमोनिया लेता हूं, ठीक है, अमोनिया लेता हूं, अमोनिया लूंगा तो अमोनिया क्या F माइनस से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। OH माइनस से रिएक्ट करेगा? नहीं, ये भी ऐसे ही रहेगा। NH2 माइनस से रिएक्ट करेगा? इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। पर CH3 माइनस से रिएक्ट करेगा? करेगा। इसको क्या बना देगा? मीथेन। तो यहाँ कौन बचा बे? ये तीनों बचे और ये क्या हो गया? गायब हो गया। तो अब इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NH2। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? NH2, फिर OH माइनस, फिर F माइनस, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? CH3 माइनस। ये अमोनिया में हिसाब किताब है। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कौन है तो CH3 माइनस, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कुत्ता कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2। अपने बेस में, अपने सॉल्वेंट में ना, हर एक जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और इसलिए जब भी अपने को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है, जब भी अपन बहुत तेज कटवाना चाहते हैं, मतलब वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, वो कटवाना नहीं जो तुम सोच रहे हो तो हम क्या करते हैं, उस बेस को उसी के कंजुगेट एसिड के सॉल्वेंट में लेते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा तेजी से अटैक करे। तकलीफ में तो नहीं हो? हाँ, उसके लिए एसिड बेस स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और वो तो तुम्हें पता करना ही पड़ेगा, वो तो कैसे करोगे? उसके लिए GOC पढ़ाया मैंने पूरा, 20 लेक्चर, 22 लेक्चर उसी के लिए पढ़ाया है कि कौन स्ट्रांग बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया फिर? इसीलिए पढ़ाया था। थोड़ा सा ही। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, आपस में रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस बनाएंगे, ये तो ऑलवेज लिखवाया था मैंने। गर्मी लग रही है क्या बे? बाहर ठंडा लग रहा है, अंदर गर्मी लग रही है। AC नहीं चल रहा है? अच्छा, पावर ही नहीं है। अच्छा, यही अगर मैं HF ले लेता, प्योर लिक्विड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन बनता? F माइनस। देख रहा है? फिर कौन बनता बे? फिर यही सब बाकी, NH2, फिर पानी, और फिर ये CH3 माइनस। देख रहा है? याद। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? F माइनस, क्योंकि अब HF सॉल्वेंट लिए। जब पानी सॉल्वेंट लेते तो OH माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब अमोनिया सॉल्वेंट लेते तो NH2 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो, और कुछ भी नहीं लेते, नॉर्मल पोलर प्रोटिक कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? CH3, वही अटैक करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या स्लाइड पीछे चेंज कर दूं? और उसका रीजन बहुत बेसिक सा है ना। तुम अगर किसी कुत्ते के इलाके में जाओ, तो वो वहाँ पे उसके काटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, पर वही कुत्ता तुम्हारे इलाके में आएगा, मतलब, तो तुम्हारे काटने की अरे सॉरी, हाँ हाँ, तुम समझ गए होगे, आई होप। मैं बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये एग्जॉस्ट चला दे कोई भी, उधर जाके जिसका हाथ पहुंच जाए। तू लंबा है, तू जा, वो उसके लिए अलग से सीढ़ी लगेगी, फिर कोई मतलब नहीं। कौन पूछा? क्या करोगे जान के? मैं इसीलिए पहले ही बोल के गया था, मैं जब भी छुट्टी पे जाता हूँ ना, हर बार अफवाह फैला देता है कि सर चले गए छोड़ के। हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी शादी होने के बाद क्या करेंगे वहां जाके? मैं जानता हूँ तुम कहाँ तक जा सकते हो।
कोई आगरा घूमने जाता है तो अपना पेठा लेके थोड़े जाता। ये हो गया। एक देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, या इसको हम इसमें इसको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकते हो। देखो टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन, उसमें पहला है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखा? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा स्लोवेस्ट स्टेप में। तो लोग केमिकल काइनेटिक्स याद है कि नहीं याद है? मॉलिक्यूलरिटी ये पढ़ाया होगा मैंने, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितना जा सकती है? 3। पढ़े हो ना बे? मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो बताओ बे। मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकता है? बैठ जाओ। कोई बता सकता है मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पूछने पे कुछ नहीं बताते हैं। तो घर जाओगे, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर ओपन करोगे, वहाँ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ 3 टाइप का हो सकता है। एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, एक होगा बाई मॉलिक्यूलर जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, और एक होगा ट्राई मॉलिक्यूलर जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। टेट्रा मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं। पढ़ाया कभी? हाफ मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, जीरो मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, नेगेटिव मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। पर ऑर्डर क्या हो सकता है बे? जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। पर ऑर्डर भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है ऑर्डर। अबे हो सकता है कि नहीं? जीरो हो सकता है ऑर्डर, -1/2, 1/2, 2 हो सकता है, 3/2, ये सब हो सकता है। 3.5 नहीं, 3.5 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता। 3.5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ऑर्डर के बारे में सब पढ़ा। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मतलब उसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बे? 1 हो। ठीक है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? एक मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखो टर्शरी एंड सन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एंड सम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। generally give generally gives unimolecular substitution reaction
unimolecular substitution reaction in presence of weak base देखा, lower temperature and polar protic solvent क्या क्या कंडीशन दिया SN1 के लिए? बेस वीक होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बे, कम होना चाहिए, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, टर्शरी या फिर सेकेंडरी भी चलेगा, सेकेंडरी भी कभी कभी दे देता है ना, मोस्टली टर्शरी देता है। और टर्शरी में भी वो सारे एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी वाला ले लेते हैं, ये है कोई भी एल्काइल हैलाइड ले। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, ये किधर टूटेगा, टुवर्ड्स कार्बन की टुवर्ड्स हेलोजन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, X माइनस निकलेगा, और इस जगह पे क्या आएगा बे, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। यही वाला जो स्टेप होता है ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है। क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप क्यों है ये, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, अब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लगेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, इसलिए स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगले वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, पास। तो अगला वाला स्टेप होता है कुछ ऐसा, तो X माइनस चला गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है। ये स्टेप होता है, दो स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप में बॉन्ड टूटता है और एक स्टेप में बॉन्ड क्या होता है, बनता है। तो कौन सा स्टेप स्लो होगा, जिसमें बॉन्ड टूट रहा है, और कौन सा स्टेप फास्ट होगा, जिसमें बॉन्ड बन रहा है। अब जो स्लो होगा स्टेप, वो कौन सा स्टेप बनता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, समझ में आ रहा है। और स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1, है ना, इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1, दिख रहा है, अबे दिख रहा है ना, छापो। लिख लिया। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको देखेंगे। एक बात बताओ, स्लोवेस्ट स्टेप अगर किसी तरीके से फास्ट हो जाए तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोवेस्ट रिएक्शन कैसे फास्ट हो सकती है, जैसे मान लें कि कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल क्लोराइड, RCl, RBr, Ri, ये बता, अगर R को फिक्स रखें, इसमें से किसका बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, RF का, RCl का, RBr का, या RI का, RI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। क्यों जल्दी टूटेगा बे, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, बड़ा बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। पढ़ा है कभी जिंदगी में केमिकल बॉन्डिंग, याद करो। और इसका बॉन्ड, RI का बॉन्ड बड़ा क्यों है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, ये पढ़ा है कभी, पीरियोडिकल प्रॉपर्टी, है ना, वहीं से केमिस्ट्री शुरू होती है, वहीं से।
ठीक, तो सबसे जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आर आई। तो सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा? आर आई। दिखाई दे रहा है? और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा बे? आर एफ। ठीक है, और मान ले कि एक्स को मैं फिक्स कर दूं, अगर हैलोजन फिक्स हो तो प्राइमरी वाला ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता? टर्शरी वाला। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी बनेगा कि धीरे धीरे बनेगा? जल्दी बन जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा इसमें? टर्शरी। ये ऑर्डर है, दिखाई दे रहा है? जब रेट लॉ लिखा जाएगा, रेट लॉ किसके लिए लिखा जाता है? बस सिर्फ स्लोवेस्ट वाले स्टेप के लिए। ठीक है, स्लोवेस्ट वाले स्टेप के लिखोगे तो ये क्या बनेगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स। ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन बना? फर्स्ट ऑर्डर का। दिख रहा है ना? अगर मैं आर एक्स का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, ध्यान से देख, अगर मैं आर एक्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर एक्स डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन मान ले कि मैं न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस वाले रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और ये वाला रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मान ले मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, मतलब कुत्ता कमजोर नहीं है, कुत्ता क्या है? जल्दी से दौड़ा काट रहा है, तो इस वाले रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिए हैं या वीक लिए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से और यहां से लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी से। दिख रहा है? लिखो, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, पहला लिखो, इन SN1 रिएक्शन के बाद पहला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is rate determining step, is rate determining step, hence sorry, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। खाली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही लिख देना, हेंस काट देना। ठीक है, उसके नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन will increase the rate of reaction, will increase the rate of reaction। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगला लिखो। अच्छा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। लिखो, रीअरेंजमेंट कैन अकर इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है तो रीअरेंजमेंट करा देंगे। ठीक है, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halide, concentration of alkyl halide, hence first order reaction, hence first order reaction। और ये आई होप कि तुम एक सिर्फ लिख नहीं रहे होगे, समझ में भी आ रहा होगा। आ रहा है ना बे? हाँ, क्योंकि खाली इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक, देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल
and concentration of nucleophile. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखोगे? डू नॉट चेंज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की रेट को ये न्यूक्लियोफाइल कोई अफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा बे? जिसका कार्बोकैटायन क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने कुछ रूल पढ़ाया हूँ, याद है? कब पढ़ा है? GOC में। तो GOC में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ रूल लिखवा रखे हैं। उस रूल को अप्लाई करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? लिखो अगला, बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? SN2 रिएक्शन। अब बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है उसमें लिखो। देखो मिथाइल कॉमा प्राइमरी, मिथाइल कॉमा प्राइमरी एंड सम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जनरली गिव। अब यहाँ पे हर जगह जनरली लिखवा रहे हैं, ये हमेशा नहीं काम करता है ना। जनरली इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि कंडीशन तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या देखना है। जनरली गिव्स बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in presence of strong base comma relatively high temperature, relatively high temperature and in polar aprotic solvent, in polar aprotic solvent। देखो अभी ध्यान से सुनेंगे। यहां पर देख, ये जो रिएक्शन था ना, इस रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये हमने स्ट्रांग लिया था कि कमजोर लिया था? ये एक कमजोर कुत्ता था, एक तो कमजोर कुत्ता है। उसके बाद हमने कैसा सॉल्वेंट लिया था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो कमजोर कुत्ता है, उसको बांध भी रखा, ठीक है। एक कमजोर सा कुत्ता है, उसको रस्सी से पकड़ के रख, तो उसके काटने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो वो चुपचाप एक जगह पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एल्काइल हैलाइड अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, कार्बोकैटायन बना रहा है, फिर रीअरेंजमेंट अगर होता है तो रीअरेंजमेंट होगा। तब तक ये कुत्ता क्या करेगा? वे बैठ के वेट करेगा कि भाई कार्बोकैटायन बना ले आराम से, है ना। रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट भी कर ले। जब पूरा प्रॉपर एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तब जाके ये कुत्ता क्या करेगा? बे अटैक करेगा, ठीक। पर मान ले कि मैं कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे बेस बहुत स्ट्रांग लेता, एक स्ट्रांग बेस लिया है और कैसा सॉल्वेंट लिया है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। पाप नहीं लिखा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, मतलब इस कुत्ते को रस्सी से बांध रखा है कि नहीं बांध रखा है? कुत्ते को खुला छोड़ दिया, ठीक है। और कुत्ता कमजोर है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग है, तो इसको दौड़ा के काटने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड तोड़ के इजीली कार्बोकैटायन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा बे? क्योंकि कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, उतना स्टेबल है नहीं, और उतना स्टेबल नहीं होगा
तो क्या ये कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन रहा। कुत्ते को काटना है दौड़ा के, कुत्ते को खुला छोड़ रखे हैं और उधर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, तो कुत्ता बैठ के इंतजार करेगा क्या कि भैया तुम कार्बोकेटायन बना लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीक कुत्ता नहीं है, कमजोर कुत्ता नहीं है, और खुला हुआ है, खुला छोड़ रखे, वो इंतजार इंतजार नहीं करेगा। वो क्या करेगा बे, सीधा काटने चला जाएगा, और उसके बाद क्लोरीन टूटेगा यहाँ पे, और एक ही स्टेप में यहाँ पर CH3 का बॉन्ड बनेगा और Cl का बॉन्ड टूटेगा, और अगले स्टेप में यहाँ CH3 न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और Cl छोड़ के भाग चुका हो। ठीक है, तो थोड़ा स्लो मोशन में ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि कुत्ता ऐसे जा रहा है काटने और ये इसको छोड़ के भाग रहा है। ठीक है, थोड़ा टेट्राहेड्रल बनाता हूं। अब यहाँ पे देख, जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, और एक ऐसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और इस X के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये क्या, नेगेटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा बे, रिपल्शन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो कुत्ता है, ये इस X के साइड से अटैक करेगा कि X से मैक्सिमम डिस्टेंस से अटैक करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस से अटैक करेगा ताकि वहां रिपल्शन मिनिमम। ठीक है, तो ये X से दूरी बना के अटैक करेगा। ठीक है, ऐसा इस साइड से अटैक नहीं करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा उसके बैक साइड से ऐसे अटैक होगा। तो स्लो मोशन में अपन ऑब्जर्व करेंगे कि कुत्ता आ रहा आ रहा आ रहा, काट रहा और पीछे से खैर हाँ, तो मान ले कि पीछे से ऐसे काटता है इस टाइप से तो एक ना, एक ट्रांजिशन स्टेट सा फॉर्मेशन होता है यहां पर। 3 बॉन्ड ऐसे बना रहता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसा बॉन्ड बनाने जा रहा है, ऐसा काटने जा रहा है, और ये उसी टाइम पे जस्ट छोड़ के भागने जा रहा है। दिखाई दे रहा है, दिमाग में फोटो बन रहा है? तो पहले बॉन्ड नहीं बना हुआ था, यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड नहीं बना था, C और X का बॉन्ड बना हुआ था। ठीक है, अब C और X का बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, Nu और C का बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, और अगले वाले स्टेप में Cl का बॉन्ड पूरा, ये न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड पूरा बन जाएगा और X छोड़ के भाग जाएगा एज ऑलवेज, मतलब जैसे लिविंग ग्रुप होता है छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर यही वाला स्टेप कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। तो यही कौन सा स्टेप बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, और इसीलिए ये कौन से कितने, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी भाई, 2, और इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन शॉर्ट SN2। समझ में आ रही है बात? देखो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी कुत्ता उत्ता वो सब अलग चीज़ है, जिससे समझ में आ जा। तुम लोग को कुत्ते से ही ज़्यादा समझ में आता है, पता नहीं क्यों। छाप लिया? तो एक बात बताओ, SN1 कब होगा बे? SN1 कब होगा, जब स्ट्रांग कुत्ता होगा या कमजोर कुत्ता? कमजोर कुत्ता। कमजोर कुत्ता पहचान लेते हो ना, बेस एकदम वीक होना चाहिए। और सॉल्वेंट क्या होगा, उस कुत्ते को पकड़ के रखेंगे या खुला छोड़ के रखेंगे? पकड़ के रखेंगे तो वो जाके दौड़ा के काटेगा कि नहीं काटेगा? नहीं काटेगा, वो कार्बोकेटायन बनने का वेट करेगा। जब कार्बोकेटायन बन जाएगा, रीअरेंज वगैरह हो जाएगा, तब जाके वो अटैक करेगा। ठीक है, कमजोर कुत्ता है बांध के रखे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग कुत्ता है खुला छोड़ रखे,
तो ये ना तो वेट करेगा कार्बोकैटायन का, ना रीअरेंजमेंट होने देगा, और सीधा ही जाके अटैक कर देगा। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा? SN2। ये इसकी कंडीशन क्या है? अरे कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक। ये कंडीशन बहुत बढ़िया से याद रखे रहना, ठीक है? आई होप कि तुम्हें याद रहेगी। कुत्ता खुला छोड़ रखेंगे तो SN2 हो, ठीक। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलो, नहीं बन रहा। तो क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? ना, रीअरेंजमेंट वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुत्ता स्ट्रांग लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रांग कुत्ता लेता हूँ तो जल्दी दौड़ा काटेगा कि धीरे दौड़ा काटेगा? जल्दी से काटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे अगर स्ट्रांग कुत्ता लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर स्ट्रांग कुत्ता लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। पर SN1 में क्या होगी बे? नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो रेट आएगा ना, जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, वो आएगा सम K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू क्या बे? न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन, ये आता। और इसीलिए ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये सेकेंड ऑर्डर की बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है हमेशा? अरे मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर होती है हमेशा? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी का ऑर्डर से अलग लेना देना। हाँ, यहाँ पे बराबर हो जा रहा है वो अलग बात है। छापे पे लिखो। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। अगर मैं R को फिक्स रखता हूं, R फिक्स है, तो RF, RCl, RBr और RI में से किसका बॉन्ड इजीली टूटेगा? RF का या RI का? RI का बॉन्ड इजीली टूटेगा। और स्लोवेस्ट स्टेप में RI वाला बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? टूट रहा है। तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी? RI के केस में फास्टर हो, दिख रहा है। और यही SN1 में भी था, दिख रहा है ना, ठीक। अगर R फिक्स हो तो ये ऑर्डर होगा। पर मान ले कि हेलोजन फिक्स है और मिथाइल लिया है, प्राइमरी लिया है, सेकेंडरी लिया है और टर्शरी लिया। एक बात बता, ये न्यूक्लियोफाइल किस केस में ज्यादा तेजी से अटैक करेगा? जब यहाँ तीनों हाइड्रोजन होंगे या तीनों CH3 होंगे? तीनों हाइड्रोजन होंगे तब ज्यादा इजीली अटैक होगा कि तीनों CH3 होंगे तब ज्यादा इजीली अटैक होगा? तीनों हाइड्रोजन होंगे तो ज्यादा इजीली अटैक होगा। दिखाई दे रहा है? काहे पे? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 ढेर सारे लग गए तो ये जो कुत्ता है इसको यहाँ पहुंच के काटने में दिक्कत होगी, ठीक है। वो भीड़ भाड़ है वहाँ ज्यादा, पहुंच ही नहीं पाएगा, तो काटना मुश्किल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा? मिथाइल की टर्शरी? मिथाइल, ठीक है। फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और सबसे लास्ट में टर्शरी। और तुम्हें याद होगा कि SN1 में इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर था, दिख रहा है ना। तो SN1 का ऑर्डर SN2 के ऑर्डर से जस्ट क्या होता है? ऐसा कहाँ बोला मैं? ऐसा कुछ नहीं बोला। ये ऊपर वाले में तो सेम हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं आपस में। लिखो, इन SN2 रिएक्शन formation of transition state in SN2 reaction, formation of transition state is rate determining step.
इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नीचे लिखो उसके, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ये वाला लाइन लिखे हो कि नहीं लिखे हो, ये रेट लॉ लिखा है ना, ठीक है। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। अब खैर मैं ये नहीं लिख पाऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं आर एक्स का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा बे? एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? अरे बोल, बढ़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन वो भी बढ़े, ठीक है, पर SN2 में। अच्छा, अगर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलते ही नहीं सब। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिए हैं तो वो ज्यादा तेजी से अटैक करेगा कि कम तेजी से? ज्यादा तेजी से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी यहाँ पे स्लोवेस्ट वाले स्टेप में है। अगर कोई पूछता है कि क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करते, तो क्या बोलो? क्या बोलोगे बे? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट? फिर से बोलता हूं, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है या नहीं करता? तो अगर SN2 होगा तो उस पर डिपेंड करेगा, और SN1 होगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आ रहा है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एग्जाम में दे दिया, मोस्ट ऑफ लोगों को मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ लोगों को यही वाला क्योंकि ये बाद में पढ़ाते हैं तो ये वाला याद रहता है, फर्स्ट वाला याद नहीं रहता। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, पर SN1 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्यों ना ले लियो। और वो तुम्हें दिख रहा होगा, आई होप। क्या लिखवाया मैंने? लिखो उसके नीचे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल increase the rate of SN2 reaction। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके नीचे लिखो, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? में घटेगा, ठीक है। लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज with increase in with increase in steric hindrance। ठीक है, SN1 SN2 समझ में आ गया सबको? फिर से रिवाइज करते, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, ध्यान से सुनना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जल्दी से कार्बोकैटायन बनाएगा कि धीरे से कार्बोकैटायन बनाएगा? प्राइमरी वाला होगा तो जल्दी से कार्बोकैटायन बनेगा कि धीरे धीरे कार्बोकैटायन बनेगा? धीरे धीरे। मतलब SN1 तो नहीं देना चाहता, क्या देना चाहता है? SN2। तो अगर मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूँ और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूँ, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN2, ठीक है। टर्शरी वाला है, वो जल्दी से कार्बोकैटायन बनाएगा कि धीरे धीरे बनाएगा? जल्दी से। तो वो क्या देना चाहता है? SN1 देना चाहता है, तो हम उसको SN1 की कंडीशन देंगे, ठीक है। जो जो देना चाहता है उसके हिसाब से हम कंडीशन रखते हैं। तो हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे? पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक? हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? SN1।
पर सेकेंडरी वाले में ना हिसाब किताब पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर ही। सेकेंडरी क्या देना चाहता है, SN1 या SN2, वो ओपन माइंडेड है, ठीक है। तो वो दोनों ही SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, प्रोवाइडेड कि हम कंडीशन कैसी दे रहे हैं। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1। और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, SN2 फॉलो होगी, ठीक है। और कुल मिला के सब यही जानना है कि सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्वेंट दिखता है तुम्हें साफ साफ कि पोलर प्रोटिक है, तो तुम कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कराओगे, SN1 कराना, कार्बोकैटायन बनाना, रीअरेंजमेंट तुमने पढ़ा है, रीअरेंजमेंट कराना, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनाना। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक दिया है, जैसे एसीटोन दिया है, DMSO दिया है, DMF दिया है, THF दिया है, ये सब पढ़ाया ना भाई मैंने। ये जो नाम बोल रहा हूँ ये सब पहली बार तो नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो सदमे मत जाना, वो सारे सॉल्वेंट के नाम लिखवा रखे। जो भी सॉल्वेंट दिया है उसका प्रोटिसिटी चेक करेंगे। अगर वो एपोरोटिक सॉल्वेंट है तो हम कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कराएंगे, SN2, और वहां रीअरेंजमेंट मत करा देना, ठीक है, क्योंकि वहां रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और फिर छोड़ देंगे। कितना समय इसके बाद मेरी क्लास है, 1 मिनट रुक जाओ। हजरतगंज, अरे आज महाशिवरात्रि है क्या, तुम लोग फास्ट नहीं हो, आज स्लो हो तुम लोग। पहली क्लास, पहली क्लास तो बॉटनी की थी, पिंकी मैम की ना, पिंकी मैम आई थी, सिलेबस हो गया उनका, तब क्या करने आए थे, क्वेश्चन कराने। तीसरी क्लास तुम लोगों की आनंद सर की है। सुनो मेरी बात सुनो, कुछ क्लासेज वो लेते रहेंगे अभी, जैसे, चलो मैं बता दे रहा हूँ, अबे यार सुन ले मेरी बात। अगले वीक में 3 में से 2 क्लासेज मैं लूंगा और 1 क्लास आनंद सर लेंगे, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री का ही होगा, क्योंकि बाकी बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस तो हो ही गया है ना। कब का होगा केमिस्ट्री का भी, तो इनऑर्गेनिक का जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है ना वो उनको पढ़ा लेने दो, इनऑर्गेनिक यार। अरे यार मिक्स होके मत बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ तू, अंकिता तू बता क्या बोल रही थी? क्या बोलिए? हाँ तो अपनी जगह पे सही है, मैंने तुम लोग की आदत बिगाड़ रखी है कि अगर वॉशरूम आ रहा है भाग जाओ, फोन आ रहा है भाग जाओ, पानी पीना है भाग जाओ। तो वो तो यार वो तो डिसिप्लिन में रखे है ना, इस जगह पे वो सही है गलत है मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा लीनियंट, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सही गलत इसमें कैसे हो गया यार? टीचर कौन सा सही है, जो लीनियंट रहता है या जो स्ट्रिक्ट रहता है? अबे दोनों सही है। अजीब आदमी, हम ही को अच्छा बोलना। इनऑर्गेनिक यार उनको पढ़ाना। तुम लोग में इनऑर्गेनिक में क्या क्या बचा हुआ है? D&F बचा हुआ है। चलो ऐसा करेंगे, कोऑर्डिनेशन एक बार फिर से पढ़ा दो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन पढ़ा दो, ठीक। बाकी इनऑर्गेनिक का वो जो पोर्शन है वो मतलब वो देखो, ऐसे मैं रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ा सकता, वो रिवीजन क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऐसे नहीं तो फिर वो मतलब ये तो डिसरिस्पेक्ट हुआ ना किसी के भी टीचर के against, कि वो पढ़ा गए फिर वापस मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊँ रेगुलर क्लास में, पर रिवीजन क्लास में कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊँ, ठीक है। पर मेरा सिलेबस पहले हो जाए तब तो। तो पहले ऑर्गेनिक वाला पोर्शन खत्म होता है फिर करते हैं, ठीक है। बाकी और क्या, क्या बोला उसने? क्या बोल रहा? और घूमने जाइए। अरे यार मैं मेंटली बहुत थक गया था, अब क्या करता, मुझे जाना था।
पढ़ा नहीं पा रहा था मैं, तुमने देखा होगा लास्ट के कुछ दिनों में मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर दांत का एक्सट्रैक्शन हुआ तो फिर मेरी आवाज़ ही बंद हो गई, तो मैं फिर बोल भी नहीं पा रहा था। तो एक हफ्ते तक तो मैं मौन व्रत था। मैं पढ़ाता कैसे? तो मैं इशारों से पढ़ाता कि कुत्ता देखो काट रहा है, तो ये अजीब लगता ना, तो वो फिर मतलब रिकॉर्ड करने लायक नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, यही सही टाइम है। ठीक है, तो दोनों काम हो गया उसमें मेरा, मैं हील भी हो गया मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए किया। क्या? खाने के लिए क्या कोई पार्टी में? अबे तू लोग हर बार ऐसे ही पार्टी मांगते रहो क्या? मैं आनंद तिवारी सर को बोलता हूँ, वो पार्टी देंगे तुम्हें। 5 लोगों को खिलाया था? अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? बस लिख के वही छोड़ दे। हाँ हाँ। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। बस कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, तुम्हें उसमें मेजर प्रोडक्ट बताना। ठीक। बहुत बेसिक सा कोई एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, इथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है? कोई भी एल्काइल हैलाइड रहेगा चलेगा, पर मैं इथाइल क्लोराइड लेके काम कर। ठीक है, इथाइल क्लोराइड लिया और इस पे रिएक्शन करा रहे हैं। इसका कलर भी ग्रीन ही कर देते हैं। ठीक है, इतना सही है। तो शुरुआत करते हैं कोई बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल लेके, जो सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, RMGX ले लेते हैं। फिर NaNH2 ले लेते हैं। फिर NaOH ले लेते हैं। NaSH ले लेते हैं। NaF ले लेते हैं। NaI ले लेते हैं। AgF। लिख लिया? ये रोना फोना रकूना नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है RONA। RONA मतलब सोडियम इथॉक्साइड एल्कोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड, और ये है सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अगर CH3 रहता तो एसिटेट हो जाता।
मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, आर पे माइनस है और एम जी एक्स पे क्या है, प्लस। ये वाले बॉन्ड को तोड़ना, सी एल पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, जो बनना होगा वही बन जाए। ठीक है, और वो एम जी एक्स सी एल निकल जाएगा। ठीक है, तो तुमको मेन प्रोडक्ट बनाना है, साइड प्रोडक्ट बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, ये बनेगा, ऐसे ही सारा बना लेना। बना लोगे ना, सारा लिख लिए? अरे और क्वेश्चन देना है भाई। वो आखिरी वाला छापने की नहीं, रखूना टाइम वहां तक छापे कि नहीं? ठीक। अरे रुक जाओ, रुक। अरे यार, CM, sonnet। एक और दे दे क्या? ठीक है, ये वाला भी। बस इतना ही है एल्काइलाइड में। और ये सारी रिएक्शन याद करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। कितनी रिएक्शन लिखवा दी भाई यहाँ पे? 26 ना? ठीक है, 26 ठीक है। और अगली क्लास में थोड़ी और करवा देंगे। समय समाप्त हो गया क्या? क्यों, तभी रुकेगा क्या? अरे पढ़ ले यार, इनऑर्गेनिक भी पढ़ ले, इनऑर्गेनिक भी इंपॉर्टेंट होता है, इनऑर्गेनिक से भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने ऑर्गेनिक से आते हैं, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक में आओगे कि नहीं आओगे तो लोग आना। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जितना भी ऑर्गेनिक है वो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। 5 क्लास और चाहिए मुझे, सिर्फ 5 दिन, है ना, मतलब 10 क्लास। तो हाँ, उसमें हर रोज मेरी 2-2 क्लास रहेगी, और रोज मैं 2-2 क्लास लेके ये अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्काइल, ये एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एसिड डेरिवेटिव सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अमाइंस तक। पॉलीमर तो सिलेबस में नहीं है ना? हाँ तो बायोमोलिक्यूल है ना, हाँ तो बायोमोलिक्यूल भी पढ़ा दूँ। ठीक है, बायोमोलिक्यूल तो तुम लोग रिवाइज कर सकते।
अरे तो टाइम नहीं मिला ना, वरना मैं पढ़ा देता। वहाँ भी टाइम नहीं मिला, टाइम मिलता तो मैं पढ़ा देता। तुमको टाइम चाहिए होता है, बिना टाइम कैसे पढ़ा। चलो अभी अभी 5 मिनट है। ये वाला किया कि नहीं किया? अरे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ यार, प्लस माइनस माइनस प्लस सब करना है, जल्दी से करो। अब यार अगली क्लास में इसको ले जाना नहीं चाहता हूँ मैं, पर ठीक है, क्या ही करेंगे, कर लेंगे। ये रिएक्शन सारा छाप लिया था ना? हाँ हाँ।